हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर मेरे चैनल में आप न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। एक बात और दोस्तों, मैं जो वीडियो डालता हूँ अगर आपके मोबाइल में कम क्वालिटी में चले तो आप लोग प्लीज़ क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा, जिससे आप लोग को साफ दिखाई देगी। चलिए, कल हम लोगों ने देखा था चैप्टर 1 हिस्ट्री का, उसमें कुछ बाकी रह गया था दोस्तों, उसको आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। वीडियो में आप लोग बने रहिए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों कहाँ तक हो गया था। नेटवर्क प्रॉब्लम है दोस्तों। ये सब हो गया था। चारों खोपड़ी पहले कैसे था, बाद में कैसे था, उसके बाद कैसे था, फिर कैसे हो गया, कैसे परिवर्तन होते गया, विकास होते गया मनुष्य में। ये हम लोगों ने देख लिया था दोस्तों। ये हम लोगों ने देख लिया था कब से कब तक कौन रहे थे और कहाँ पे रहे थे दोस्तों, ये सब हमने देख लिया था। क्रियाकलाप, हाँ क्रियाकलाप दोस्तों दो पढ़ना था। क्रियाकलाप दो अब पढ़ना है दोस्तों हम लोग को। मानव के क्रमिक विकास की कहानी, आधुनिक मानव के बारे में पढ़ना है दोस्तों। आधुनिक मानव के बारे में चलिए दोस्तों, फिर हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। देखते हैं दोस्तों। कह रहा है, यदि आप इस तालिका पर नज़र डालें तो आप देखेंगे कि होमो सैपियंस के अस्तित्व के बारे में प्राचीनतम साक्ष्य हमें अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों से मिले हैं। इस तालिका को अगर देखते हैं दोस्तों हम लोग, तो इसमें पता चलेगा जे अफ्रीका के भिन्न भिन्न जगहों से प्राचीनतम साक्ष्य हम लोग को मिले हैं दोस्तों। इस सब तालिका में देखेंगे तो दोस्तों सब अफ्रीका में है दोस्तों। देखेंगे दोस्तों कहाँ कहाँ से कौन कौन सा साक्ष्य मिला है दोस्तों और कब मिला है दोस्तों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भिन्न भिन्न भागों से मिले हैं। इससे यह प्रश्न उठता है कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था। मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था, इससे सवाल उठता है दोस्तों। क्या यह केंद्र एक ही था अथवा बहुत से थे। आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ, इस प्रश्न पर बहुत वाद विवाद हुआ है और इस विषय पर दो मत प्रचलित हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। इस मत पर जो है दो मत प्रचलित भी हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत भी हैं, मतलब अपोजिट है, उल्टा है दोस्तों। देखते हैं, इनमें से पहला मत क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल को मानता है। इनमें से जो पहला है दोस्तों वो क्या है, पहला मत जो है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल को मानता है, जिसे हम लोग कंटिन्यूटी मॉडल कहते हैं दोस्तों। कंटिन्यूटी मॉडल कहते हैं जिसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। और दूसरा मत प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन करता है। दूसरा मत जो है दोस्तों प्रतिस्थापन मॉडल का समर्थन करता है दोस्तों, जिसके मुताबिक मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ। इसके कारण पता चलता है दोस्तों कि मनुष्य का उद्भव जो हुआ है, मनुष्य जो जन्मे हैं दोस्तों, वह उनका जो अफ्रीका में ही हुआ है दोस्तों। उद्भव जो है अफ्रीका में ही हुआ है। यह तर्क वर्तमान मानव में दिखने वाले लक्षणों की क्षेत्रीय विविधताओं पर आधारित है कि मनुष्य एक ही स्थान पर पैदा हुआ। ये जो है क्षेत्रीय विविधताओं पर आधारित है कि मनुष्य एक ही स्थान पर
क्या हुए थे, पैदा हुए थे दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार भिन्न भिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ और इसलिए आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में पहली मर्तबा अलग अलग स्वरूप में दिखाई दिया। उस समय जो है दोस्तों मनुष्य जो है अलग अलग रूप में दिखाई दिया। यह तर्क आज के मनुष्यों के लक्षणों की विभिन्नताओं पर आधारित है। उस समय भी जो था मनुष्य जो थे अलग अलग दिखते थे, जैसे कि उसी समय का जो है भिन्नता आज भी देखने को मिलता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति होता है जो छोटा रह जाता है जिसे हम लोग बौना कहते हैं, और कोई अधिक लंबा हो जाता है, कोई मीडियम में रहता है। ऐसे ही भिन्नता उस समय भी पाई जाती थी दोस्तों। किसी का हाथ लंबा था, किसी का हाथ छोटा था, किसी का पैर लंबा, किसी का पैर छोटा। यह भिन्नता उस समय भी देखी जाती थी दोस्तों और अभी भी देखी जाती है दोस्तों। इस दृष्टिकोण के समर्थन में बोलने वाले लोगों के अनुसार ये उपयुक्त असमानताएं एक ही क्षेत्र में पहले से रहते आए होमो इरेक्टस और होमो हाइडलबर्गेसिस समुदायों में पाई जाने वाली भिन्नताओं के कारण है। ये जो है ये कारण जो है इरेक्टस और होमो हाइडलबर्गेसिस समुदायों में पाई जाने वाली भिन्नताओं के कारण होती है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अब प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता देखते हैं इसका दोस्तों। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं दोस्तों आगे। प्रतिस्थापन मॉडल में यह कल्पना की गई है कि मानव के सभी पुराने रूप चाहे वे कहीं भी थे बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। उस समय जो स्थान भी थे जहाँ रहते थे दोस्तों लोग, उस समय जंगल झाड़ियों में रहते थे दोस्तों। उस अपेक्षा में अभी जो है उनके में विकास हुआ है, उनका स्थान भी बदल गया है और रूप भी बदल गया है दोस्तों। पुराने रूप चाहे वे कहीं भी थे बदल गए हैं और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। उनका स्थान जो है हम लोगों ने ले लिया। आधुनिक मानव मतलब होता है जो अभी के मानव हैं उन्होंने ले लिया है। तो आधुनिक मानव में हम लोग भी आते हैं दोस्तों। इस विचारधारा का समर्थन इस साक्ष्य से होता है कि आधुनिक मानव के सर्वत्र शारीरिक और जननिक यानी उत्पत्ति मूलक स्वरूपता पाई जाती है दोस्तों। ऐसे लोग यह तर्क देते हैं कि इनमें अत्यधिक समानता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे और वहीं से अन्य स्थानों को गए। मतलब इन जो पूर्वज थे दोस्तों वह जो है एक ही क्षेत्र में जो है अफ्रीका में क्या हुए थे, जन्मे थे, उनकी उत्पत्ति हुई थी और वहाँ से ही वे जो है दूसरे क्षेत्रों में गए दोस्तों। आधुनिक मानव के उन पुराने जीवाश्मों के साक्ष्य भी प्रतिस्थापन के मॉडल का समर्थन करते हैं। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्यों में जो शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती है उनका कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि में अपने आप को ढाल लेना है, जो उन विशेष क्षेत्रों में गए और अंततोगत्वा वहाँ अस्थायी रूप से बस गए। मतलब अफ्रीका छोड़ के दूसरे जगह गए और वहाँ बस गए। वही जो है सिलसिला जो है उसी के कारण विकास हुआ दोस्तों, अंतर हुआ दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों। प्रतिस्थापन मॉडल है ये दोस्तों अफ्रीका, यूरोप, और ये जो है क्षेत्रीय निरंतर मॉडल है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों आगे हम लोग आदिकालीन मानव के बारे में पढ़ेंगे। भोजन प्राप्त करने के तरीके। आदिकालीन मानव जो थे उस समय पहले के मानव जो थे कैसे अपना भोजन प्राप्त करते थे, उनका तरीका क्या था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। चलिए फिर आगे देखते हैं दोस्तों। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा दोस्तों।
चलिए देखते हैं दोस्तों। अब तक हम आदि मानव के अस्थि पंजर के अवशेषों से संबंधित साक्ष्य पर विचार करते रहे हैं और यह देखते रहे हैं कि महाद्वीपों के आर पार लोगों के आवागमन के इतिहास को पुनर्निर्मित करने के लिए इन अवशेषों का उपयोग किस प्रकार किया गया है। लेकिन इन सब के अलावा मानव जीवन के रोजमर्रा के साधारण पहलुओं पर विचार करना भी उतना ही आवश्यक है। तो आइए देखें इनका अध्ययन कैसे किया जा सकता है, मतलब इनके बारे में कैसे जाना जा सकता है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों। आदिकालीन मानव कई तरीकों से अपना भोजन जुटाते थे। आदि मानव जो है कई तरह से अपना क्या करते थे, भोजन जुटाते थे दोस्तों। जैसे संग्रहण करते थे, शिकार करते थे, अपमार्जन होता था दोस्तों, और मछली पकड़ते थे। उस समय मछली पकड़ना संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य पदार्थ जैसे बीज, अंगूठियाँ, बेर, फल एवं कंदमूल इकट्ठा करना शामिल है दोस्तों। ये सब क्या था दोस्तों, भोजन संग्रह में, भोजन मतलब इकट्ठा करने में, जुटाने में ये सब क्रियाएं होती थी दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है संग्रहण के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत कम मिलता है। हमें हड्डियों के जीवाश्म तो बहुत मिल जाते हैं, पर पौधों के जीवाश्म तो दुर्लभ ही है। पौधों से भोजन जुटाने के बारे में सूचना प्राप्त करने का एक तरीका दुर्घटना या संयोगवश जले हुए पौधे से प्राप्त अवशेषों का अध्ययन है। इस प्रक्रिया में कार्बनीकरण हो जाता है और इस रूप में जैविक पदार्थ लंबे अरसे तक सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अभी तक पुरातत्वविदों को उतने पुराने जमाने के संबंध में कार्बनीकृत बीजों के साक्ष्य नहीं मिले हैं दोस्तों। अभी तक कार्बनीकृत बीजों के साक्ष्य जो है नहीं मिले हैं दोस्तों। हाल के वर्षों में मतलब फिलहाल के वर्ष में शिकार शब्द विद्वानों के लिए चर्चा का विषय बना रहा है। शिकार जो शब्द है मतलब शिकार करना, किसी जानवर को मारना, ये जो है अभी चर्चा में बने हुए थे दोस्तों। अब अधिक रूप से यह सुझाव दिया जाने लगा है कि आदिकालीन होमिनिड अपार्जन या रसदखोरी के द्वारा उन जानवरों की लाशों से मांस मज्जा खुरच कर निकालने लगे जो जानवर अपने आप मर जाते या किन्हीं अन्य हिंसक जानवरों द्वारा मार दिए जाते थे। उस समय जो दोस्तों है अगर अपने आप जो जानवर मर जाते थे दोस्तों, तो मनुष्य क्या करते थे, उनका मांस निकाल लेते थे दोस्तों, नकोच के मतलब नाखून के माध्यम से दोस्तों। और नहीं तो अगर कोई हिंसक जानवर मतलब कोई मांसाहारी जानवर जो जैसे हो गया शेर, बाघ, चीता हो गया दोस्तों, अगर किसी जानवरों को मार देते थे दोस्तों, तो वे उस माध्यम से जो जानवर मर जाते थे, तो उन लोगों के जानवरों के जाने के बाद जो बचा मांस था उसको ये लोग क्या करते थे दोस्तों, निकालने लगे। जो जानवर अपने आप मर जाते थे या किन्हीं हिंसक जानवरों से मर जाते थे, तो उनका ये जो क्या करते थे, मांस मज्जा को खुरच कर निकालने लगते थे, मतलब खाने के लिए दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। यह भी इतना ही संभव है कि पूर्व होमिनिड छोटे स्तनपायी जानवरों छुछुंदर जैसे कृंतकों, पक्षियों, सरीसृपों और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को खाते थे। उस समय दोस्तों जो आदि मानव थे दोस्तों, कीड़े मकोड़े भी खाते थे और छोटे छोटे जानवरों को खाते थे दोस्तों। आगे देखते हैं तो शिकार शायद बाद में शुरू हुआ। उस समय शिकार की जो है दोस्तों प्रथा नहीं थी, शिकार लोग नहीं करते थे। शिकार शायद बाद में शुरू हुआ। लगभग 5 लाख साल पहले योजनाबद्ध तरीके से सोच समझकर बड़े स्तनपायी जानवरों का शिकार और
उनका वध करने का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य 2 स्थलों से मिला है और वे हैं दक्षिणी इंग्लैंड में बॉक्स ग्रोव से 5 लाख साल पहले का और जर्मनी में सोनीजन से 4 लाख साल पहले का मछली पकड़ना भी 4 लाख पहले का साक्ष्य मिला है दोस्तों, जो मानचित्र 2 में बताया गया है दोस्तों। मछली पकड़ना भी भोजन प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका था, जैसे कि अनेक खोज स्थलों से मछली की हड्डियां मिलने से पता चलता है लगभग 35,000 वर्ष पूर्व मानव के सोच समझकर शिकार के लिए चुना था दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ है दोस्तों, मानव के योजनाबद्ध तरीके से शिकार करने का साक्ष्य कुछ यूरोपीय खोज स्थलों से मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व मानव ने कुछ ऐसे स्थल जैसे कि नदी के पास दोलनी, बेस्टोनाइस को सोच समझकर शिकार के लिए चुना था। जैसे जैसे विकास हुआ दोस्तों, बुद्धि बढ़ा, उन लोगों का विकास हुआ, ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, तो उन लोगों के अंदर सोचने समझने का जो है क्रिया चालू हो गई। तो उन लोगों ने कुछ स्थान चुने जैसे कि नदी के पास दोलनी, बेस्टोनाइस को सोच समझ कर शिकार के लिए चुना था। रेडिए घर और घोड़ा जैसे स्थान बदलने वाले जानवरों के झुंड पतझड़ और बसंत के मौसम में संभवतः उस नदी के पार जाते थे और तब उनका बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, इन स्थलों का चुनाव इस बात का द्योतक है कि लोग जानवरों की आवाजाही के बारे में और उन्हें जल्दी से बड़ी संख्या में मारने के तरीकों के बारे में भी जानते थे। क्या खाद्य पदार्थ इकट्ठा करने में मरे हुए जानवरों से मांस निकालने, शिकार करने और मछली पकड़ने में स्त्री पुरुषों की भूमिकाएं भिन्न भिन्न होती थी। वस्तुतः इस संबंध में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आज भी ऐसे अनेक समाज हैं जो शिकार और संग्रह के बल पर अपना भरण पोषण करते हैं। इनके स्त्री पुरुष भिन्न भिन्न क्रियाकलाप संपन्न करते हैं, लेकिन जैसे कि हम इस अध्याय के परिवर्तित अनुभागों में देखेंगे कि अतीत के साथ सदैव समांतर तुलना समझना संभव नहीं है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, प्रारंभिक मानव पेड़ों से गुफाओं तथा खुले स्थानों पर आवास। अब उसके बाद जब विकास हुआ तो दोस्तों प्रारंभिक मानव जो थे, जो एक जगह रहने लगे दोस्तों, वह पेड़ों से गुफाओं मतलब पेड़ से जो है गुफा बनाने लगे दोस्तों। पेड़ में गुफा बना के रहने लगे तथा खुले स्थानों पर आवास बनाने लगे दोस्तों। देखते हैं दोस्तों आगे, प्रारंभिक मानव के रहन सहन के बारे में उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा सुनिश्चित आधार पर पाते हैं दोस्तों। उपलब्ध साक्ष्य का पुनर्निर्माण करने का एक तरीका यह है कि उनके द्वारा निर्मित शिल्पकृतियों के फैलाव की जांच करना। उदाहरण के लिए उनकी जीवन शैली के बारे में जानने का एक तरीका है उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के फैलाव की जांच करना। उदाहरण स्वरूप केन्या में किलोबे जगह है दोस्तों, और ओलेजेसाइली के खनन स्थलों पर हजारों की संख्या में शल्क उपकरण और हस्तकुठार मिले हैं। ये औजार
7 लाख से 5 लाख साल पुराने हैं। ये औजार जो मिले थे दोस्तों, शल्क उपकरण और हस्तकुठार मिले हैं जो थे दोस्तों, वह 7 लाख से 5 साल पुराने हैं दोस्तों। ये औजार, ये इतने सारे औजार एक ही स्थान पर कैसे इकट्ठे हुए? यह संभव है कि जिन कुछ स्थानों पर खाद्य प्राप्ति के संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, वहां लोग बार बार आते रहे। ऐसे क्षेत्रों में लोग सिर्फ कृतियों सहित अपने क्रियाकलापों के चिन्ह छोड़े जाते होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिदृश्य में कुछ ही क्षेत्रों में जामा शिल्प कृतियाँ मिलती है और वे क्षेत्र कुछ अलग में दिखाई पड़ते हैं। और जिन स्थलों पर लोगों का आवागमन कम होता था, वहाँ ऐसी शिल्पकृतियाँ कम मात्रा में सतहों पर बिखरी हुई। मतलब जहाँ लोग ज़्यादा आते जाते थे, वहाँ जो है शिल्पकृतियाँ अधिक मिलती थी, और जहाँ कम आते जाते थे, वहाँ शिल्पकृतियाँ कम मिलती थी दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ यह भी याद रखना जरूरी है कि एक ही क्षेत्र में होमिनिड अन्य प्राइमेटों और मांसभक्षियों के साथ निवास करते थे। यहाँ मतलब ये भी याद रखना जरूरी है कि एक ही क्षेत्र में होमिनिड अन्य प्राइमेट और मांसभक्षियों के साथ निवास करते थे। मतलब मांसभक्षियों मतलब मांस खाने वाले लोगों के साथ जो है निवास करते थे, मांसाहारी जानवरों के साथ भी निवास करते थे दोस्तों, और शाकाहारी भी निवास करते थे दोस्तों। देखते हैं निम्नलिखित रेखा चित्र में देखिए कि ये कैसा होता था। अब मानचित्र में देखना है दोस्तों, ये कैसा होता, देखते हैं दोस्तों। कैसा होता था। 4 लाख से 1,25,000 पहले गुफाओं तथा खुले निवास क्षेत्र का प्रचलन शुरू हो गया। इस समय जो 4 लाख वर्ष पहले से 1,25,000 वर्ष पहले तक गुफाओं तथा खुले निवास मतलब खुला में घर बनाना और गुफा का निर्माण करना पेड़ों में, ये प्रचलन शुरू हो गया था। इसके साक्ष्य यूरोप के पुरा स्थलों में मिलते हैं। इसका साक्ष्य जो है यूरोप के पुरा स्थलों में मिलते हैं। दक्षिण फ्रांस में स्थित लेजरेट गुफा की दीवार, दक्षिण फ्रांस में जो है स्थित है, उसी तरह का एक लेजरेट गुफा का दीवार अभी भी है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, पेड़ों का होमिनिड मतलब पेड़ों पे जो गुफा बनता था दोस्तों, उसका जो है पेड़ों का भरण पोषण करते हुए तेंदुआ, पेड़ पर भरण पोषण करते हुए मतलब रहते हुए तेंदुआ का ये चित्र बनाया है दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है तेंदुआ है। तेंदुआ पेड़ पे रहते थे दोस्तों पहले। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग। ये जो है प्रवेश है, किधर से प्रवेश है गुफा में, और निकास है ये निकलने का दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। पुरातत्वविदों का यह सुझाव है कि पूर्व होमिनिड भी होमो हैबिलिस की तरह संभवतः स्थान विशेष पर पाई गई अधिकांश खाद्य सामग्री को वहीं खा लेते थे, अलग अलग स्थानों पर सोते थे और ज़्यादातर समय पेड़ों पर बिताते थे। उस समय जो लोग थे जो दोस्तों, जो भी सामग्री था वह दूसरी जगह खाते थे और जाके दूसरी जगह सोते थे दोस्तों। जहाँ आवास था वहाँ सोते थे और घूम घूम के खाते थे दोस्तों, जंगल उस समय, और ज़्यादा समय जो है पेड़ों पर बिताते थे दोस्तों। यहाँ कई प्रश्न उठते हैं। यहाँ उत्खनन स्थलों पर हड्डियाँ कैसी पहुँची होगी, मतलब ऐसे स्थलों पर हड्डियाँ जो है कैसे पहुँची होगी। यहाँ पत्थर कैसे पहुँचे होंगे, क्या हड्डियाँ अक्षुण्ण रही होगी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, विश्व इतिहास के कुछ विषय। यहाँ जो है विश्व इतिहास के जो है
कुछ विषय हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो दोस्तों आगे पढ़ने को मिलेगा प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण। देखते हैं दोस्तों कितना पढ़ना है इसमें। चलिए दोस्तों ये पढ़ना है दोस्तों, फटाफट पढ़ लेते हैं दोस्तों हम लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं दोस्तों कुछ विषय। 12x4 मीटर आकार के एक निवास स्थान से सटाकर बनाया गया है। इसके अंदर 2 चूहा और भिन्न भिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों जैसे फलों, वनस्पतियों, बीजों, काष्ठफलों, पक्षियों के अंडों और मीठे जल की मछलियों के साक्ष्य मिले हैं इसमें दोस्तों, मिले हैं दोस्तों। एक और पुरास्थल दक्षिणी फ्रांस के समुद्र तट पर स्थित टेरा अमाट में घास भूसा और लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थी। लकड़ी की छत वाली कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ दोस्तों सामयिक मौसमी प्रवास के लिए बनाई जाती थी। सामयिक मौसम जो था दोस्तों उस समय, उसके लिए कमजोर झोपड़ियाँ बनाई जाती थी दोस्तों, कच्ची कमजोर झोपड़ियाँ बनाई जाती थी दोस्तों। केन्या में टेसोवंजा और दक्षिणी अफ्रीका में स्वार्ड क्रांस में पत्थर के औजारों के साथ साथ आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी और जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले हैं जो 14 लाख से 10 लाख साल पुराने हैं। क्या ये चीज़ें प्राकृतिक रूप से झाड़ियों में लगी आग या ज्वालामुखी से उत्पन्न अग्नि से जलने का परिणाम है, अथवा क्या ये एक सुनियंत्रित ढंग से लगाई गई आग में पकाकर बनाई गई थी? हम इसके बारे में सटीक रूप से नहीं जानते। दूसरी ओर चूल्हे आग के नियंत्रित प्रयोग के द्योतक हैं। इसके कई फायदे थे। नियंत्रित आग का प्रयोग गुफाओं के अंदर प्रकाश और उष्णता मिलने में मददगार होता था और इससे भोजन भी पकाया जा सकता था। इसके अलावा लकड़ी को कठोर करने में आग का इस्तेमाल होता था, जैसे कि भाले की नोक बनाने में, सल्क निकालकर औजार बनाने में भी उष्णता उपयोगी होती थी। साथ ही इसका उपयोग खतरनाक जानवरों को भगाने में भी किया जाता था दोस्तों। नोकीला जो भाला बनाते थे दोस्तों, उससे उस समय जानवरों को शिकार भी करते थे दोस्तों। अब हम लोग को पढ़ना है दोस्तों प्रारंभिक मानव दोस्तों। प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण। प्रारंभिक मानव जो थे औजार का निर्माण कैसे किए दोस्तों, अब इसके बारे में पढ़ना है तो अगले दिन पढ़ेंगे दोस्तों। चैप्टर लंबा है जिसके कारण हम लोग को एक दिन और लगेगा, कल इसको समाप्त कर दिया जाएगा दोस्तों। आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए और कोई भी डाउट हो तो दोस्तों कमेंट में लिखिएगा, हम डाउट को क्लियर करेंगे दोस्तों, उसके बारे में आप लोग को बताएंगे दोस्तों। चलिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।